नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भूगोल का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। उसका निर्धारण समझेंगे, क्या मुद्दा होता है भाई, कैसे कैसे विवाद होता है, कैसे इसको विभाजन किया जाता है, जिसमें हम लोग एलएसी को भी समझेंगे, एलओसी के बारे में भी समझेंगे। ये ऐसे वीडियो हर लोग को देखना चाहिए भाई, इतना तो जानकारी होना चाहिए काहे कि ये विवाद का मुद्दा बना रहता है हमेशा। पाकिस्तान के साथ एलओसी को लेकर, इधर हो गया चाइना के साथ लेकर एलएसी को लेकर, जैसे नेपाल के साथ भी कुछ रिश्ता खराब हुआ है। तो आइए, हम लोग के पास टाइम कम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसका लास्ट लेक्चर होगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देंगे। सबसे पहले समझिए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्या है, तो इसमें थोड़ा सा लिखिएगा, जो दो संप्रभु देश को अलग करता है, अलग करता है। मतलब कि दो अलग अलग देश को उस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्या करता है, अलग करता है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये बाउंड्री है, अरे सीमा मतलब बाउंड्री, यहां पर मान लीजिए ऐसे फंसी लगाया हुआ है भाई, है ना। अब इधर मान लीजिए ये कनाडा है, इधर यूएसए है। क्या है भाई, यूएसए। तो ये दोनों के बीच में आप पढ़े होंगे 49वीं समानांतर रेखा है, यूएसए और क्या, कनाडा के बीच में। तो ये ही क्या है भाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। जैसे आप पढ़े होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। तो ये ऐसे एक बॉर्डर बना हुआ है, बता भी किसको कैसे है। यहाँ पर पूरा बॉर्डर में ऐसे फंसी लगा हुआ है, तो इधर पाकिस्तान हो गया और इधर क्या हो गया, भारत हो गया। तो वही कह रहा है कि जो दो संप्रभु देश को अलग करता है उसी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। जैसे बड़ी सला उदाहरण हो जाएगा, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, भारत चीन के साथ क्या है भाई, मैकमोहन है, यूएस और कनाडा के साथ देखे क्या है, यूएसए है। ये क्या है, 49वीं समानांतर रेखा है। अब इसमें समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी दो प्रकार का होता है, वो अलग टॉपिक है, ठीक है ना। 49वीं, 38वीं, 24वीं सब अलग टॉपिक है। इस सीमा रेखा को दो भाग में बांटा जाता है। एक समझिएगा, एक लिखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अध्यारोपित सीमा रेखा। पहला क्या है, अध्यारोपित। समझिएगा इसका क्या होता है। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि वह सीमा रेखा जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है, बाह्य शक्ति द्वारा, शक्तियों द्वारा निर्धारण। अब समझिएगा बाह्य शक्ति मतलब क्या हुआ, आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं अंग्रेजों द्वारा। मतलब वैसा सीमा रेखा जो बाह्य शक्तियों द्वारा निर्धारण किया गया था, अब तो नहीं होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अध्यारोपित सीमा रेखा। मतलब जो अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि भारत इधर था, पाकिस्तान उधर था, तो जो रेड क्लिफ लाइन जो बना है इसे कौन निर्धारण किया था। इधर तो भारत की सरकार और पाकिस्तान का सरकार तो नहीं किया था, एक अलग देश मतलब ब्रिटेन इसको निर्धारित किया था कैसे कैसे बटेगा, ठीक है ना, कहां से कहां तक बाउंड्री होगा। तो ये जो रेड क्लिफ है से कौन है भाई, अध्यारोपित सीमा रेखा हुआ। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि रेड क्लिफ किस तरह की लाइन है, तो अध्यारोपित सीमा रेखा है। कि बाह्य शक्तियों द्वारा निर्धारण इसको किया गया, इसको बताएंगे फिगर में, मतलब अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। जैसे भी एग्जांपल लिख लीजिए, आप लिख लीजिए रेड क्लिफ, ये भी तुरंत पढ़ रहे हैं, और मैकमोहन, ठीक है।
दूसरा लिखिएगा परवर्ती, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीमा रेखा। इसमें लिखिएगा दो समप्रभु देश द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब ऐसा समझिए कि इसमें कोई बाह्य शक्ति इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, दो संप्रभु देश अपना सीमा निर्धारण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परवर्ती सीमा रेखा। आइए हम लोग डायग्राम से देखते हैं कि रेड क्लिफ कहाँ पर है, मैकमोहन कहाँ पर है, उसको विवाद है कैसे, इसको आज बढ़िया से समझेंगे, ठीक है ना, इसको जानना बहुत जरूरत है। जैसे ये देखिए आप, ये भारत है ना, हम लोग नीचे तो नहीं पढ़ना है, ये तो अलग बात है ना। अब हम लोग बात करेंगे पहला सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन, है ना। समझिएगा रेड क्लिफ कहां से कहां है, तो अब देख रहे ये गुजरात, तो ये वाला जो है पूरा, ये आप लोग को पढ़ाए थे कि 32-23 किलोमीटर, ये पूरा यहां से लेकर पूरा इधर तक, ये है आपका रेड क्लिफ। और तो और क्या देखिए, ये बना था पश्चिमी पाकिस्तान, ये बना था पूर्वी पाकिस्तान, तो यहाँ पर जो बांग्लादेश है यहाँ पर, तो इधर भी फांसी ऐसे लगा था, ये भी रेड क्लिफ है। तो पहला नाम लिखिएगा इसमें, इधर तो पाकिस्तान आपका हो गया, ये हो गया आपका पाकिस्तान, छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा प्रभावित रहता है। इधर हो गया बांग्लादेश, है ना। अब वर्तमान में बांग्लादेश बना, ये 1971 से है, लेकिन पहले क्या था भाई, पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, तो ये बटा था तो ऐसा ही बन गया था। तो सबसे पहले समझिएगा रेड क्लिफ तो किसके किसके बीच है भाई, तो देश अगर पूछेगा तो क्या होगा, भारत प्लस पाकिस्तान, लेकिन अभी तो वर्तमान में बांग्लादेश के भी साथ है। अगर वर्तमान में अभी पूछे तो आप भारत और बांग्लादेश भी मार सकते हैं, अगर पाकिस्तान ऑप्शन में दे रहे तो बांग्लादेश। अब यहां से एक प्रश्न देता है कि इसका निर्धारण कब हुआ था, तो आजादी के 2 दिन बाद। इसका अगर तिथि पूछे कि रेड क्लिफ कब बना था भाई, यहां पर ये सीमा फांसी जो लगी थी इसे कब लगी थी, तो 17 अगस्त 1947। अब देखिए अभी हम बताएं कि ये अध्यारोपित सीमा रेखा है, मतलब इसका जो निर्धारण जो हुआ है से किसी बाह्य शक्ति द्वारा होता है, ठीक है ना। तो एक अंग्रेज अधिकारी था डॉक्टर सिरिल रेड क्लिफ, उसी के नाम पर देखिए रख दिया गया क्या, रेड क्लिफ लाइन, मतलब अंग्रेज लोग निर्धारित किया और अंग्रेजी के नाम पर रख दिया गया रेड क्लिफ लाइन। तो इसका नामकरण जो हुआ था, एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी सिरिल रेड क्लिफ, इसी के नाम पर इसका क्या हो गया, निर्धारण हो गया, ठीक है। ये किस तरह का सीमा रेखा है भाई, तो बोलेंगे अध्यारोपित सीमा रेखा है। किस तरह का है, अध्यारोपित, मतलब बाह्य शक्ति द्वारा। अब इसके बाद समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज, देखिए ये फिगर जरूर देखिएगा, ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका ये इधर यहां पर तो सियाचिन ग्लेशियर है, इसको आप लोग बनाइएगा सियाचिन ग्लेशियर,
और देखिएगा ये जो हम लाइन ऐसे डाले हैं ये वाला, इसको बोलते हैं क्या, एलओसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलओसी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये वाला जो भाग है एलओसी के भाग इधर जो देखिए, हम इसको अंडरलाइन कर दिए, ये वाला जो है से पाकिस्तान के कब्जा में है। ये वाला पूरा पार्ट जो है इधर से पाकिस्तान के कब्जा में है ना। और इधर भी आगे पढ़ावे कि चाइना के तक कब्जा में है, समझिएगा। तो ये पाकिस्तान के कब्जा वाला जो एरिया है ये आजाद कश्मीर बोलता है उसको, कि आजाद हो चुका है। ये आजादी के समय ही कब्जा कर लिया था। जैसे ही आजादी हुई थी ना, तो यहाँ पर जो महाराजा थे से मिलना नहीं चाहते थे भारत में, तो उधर से जब अटैक लोग इधर वाला किया तो बेचारा फट से आता है भारत में मिलता है, तब धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता है तो ये राज बन जाता है। ये तो अलग की कहानी है। तो ये कौन कब्जा कर लिया भाई, पाकिस्तान कब्जा कर लिया। वो अपना नाम देता है क्या, आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर, इसकी कहानी बता देंगे थोड़ा सा। लेकिन भारत सरकार इसको नाम देता है पीओके। क्या बोलता है, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर, इसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब देखिए ये आजाद कश्मीर की अपनी एक राजधानी है। यहां पर एक प्रश्न पूछ चुका है कि पीओके आजाद कश्मीर की राजधानी कहाँ है भाई, तो ये मुजफ्फराबाद में है। मुजफ्फराबाद। अब समझिएगा, ये एलओसी बोलेगा तो किसके किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन अधिकतर देखा जाए तो अभी भी हम ये पूरा भाग जो है किसका है, भारत के हिस्सा है, समझिएगा इसकी कहानी। अब देखिए इधर जो है से एलएसी है, ये वाला जो हम एरिया अंडरलाइन कर रहे हैं से इधर, इसको समझना बहुत जरूरत है। इसको क्या बोलते हैं भाई, अक्साई चीन बोलते हैं। अक्साई चीन, ये चीन के कब्जा में है। ये जानते हैं 1962 में कब्जा कर लिया था। ये वाला पहाड़ी क्षेत्र था, तब भारत सरकार उस पर ध्यान हुआ नहीं देता था। और नालायक क्या किया कि यहाँ से एक सड़क निकाल दिया ऐसे, और यहाँ पर अपना तिब्बत वाला इलाका में जोड़ दिया। अब यहाँ भारत सरकार को पता चला, तब युद्ध होता है 1962 में, तब पर भी ये कब्जा कर ले रह जाता है, ठीक है ना। ये आपको देखिएगा तो 37.5 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र जो है कब्जा में किसको है, चाइना के कब्जा में। और ये जो लाइन देख रहे हैं ये अभी गलवान घाटी वाला जो घटना घटा यहीं पर घटा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, सब पढ़ाएंगे ऐसे। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसको बोलते हैं नियंत्रक रेखा। नियंत्रक रेखा। तो अब इसके बाद हम लोग रेड क्लिप देख लिए कि यहां से यहां, यहां से यहां। अब थोड़ा सा एलओसी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद विवाद भी पढ़ेंगे, एलओसी। अब देखिए एलओसी इसको क्या बोलते हैं भाई, नियंत्रक रेखा, या इसी को बोलते हैं सीज फायर। अच्छा, कई बार आप लोग पेपर में देखे होंगे कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए यहां पर गोला बारूद दागा, कई बार सुने होंगे, नियंत्रण रेखा को पार करके गोला बारूद। तो जैसे यहां पर एक यूरी मूवी आई थी, तो यहां पर एक यूरी जगह है और यहां पर बरमूला जगह है। तो यहीं पर पाकिस्तान वाले जो लोग थे, वहां के आतंकवादी लोग यहां पर घुस की यूरी जगह पूरा गला काट देते, पता होगा आप लोग को। तो उसके बाद हम लोग यूरी यहाँ पर बदला भी लिए थे एयर स्ट्राइक करके, आप जान रहे, इस पर फिल्म भी बनी है। तो एलओसी को क्या बोलते हैं, नियंत्रक रेखा या सीज फायर, ठीक है ना। अब समझिएगा इसका ये वाला जो आजाद कश्मीर, अब देखिए ये कब्जा कब किया था, तो आजादी के समय किया था। लेकिन ये रेखा का निर्धारण अभी भी यहाँ पर सेना लोग तैनात है, मतलब आर्मी लोग पाकिस्तान का, इधर हम लोग भी हैं। अभी हिस्सा ये सोल्व नहीं हुआ है, बहुत बड़ा ये मुद्दा है। तो यहां पर समझिएगा इसका निर्धारण कब हुआ भाई, निर्धारण ये 1971 में हुआ था। आप जानते हैं ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच
1971 में युद्ध हुआ था, किसको लेकर? बांग्लादेश को लेकर। अब बताइए, बांग्लादेश जो देश था ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा, मतलब पाकिस्तानी का एक पूर्वी पाकिस्तान हिस्सा था। मतलब ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन बताइए ये सब लोग जो थे से इसको बढ़िया से हे दृष्टि से लोग देखता था। मतलब यहाँ पर जितना भी आय का स्रोत होता था सब यहाँ पर लूट के लेके चल जाता था लोग। यहाँ पर के लोग छोटे छोटे पद पर, यहाँ पर के बहुत बड़े बड़े पद पर थे। बड़ी कईयों कारण से यहाँ पर आज़ादी का गूंज उठ जाता है कि हम लोग को आज़ादी चाहिए, पाकिस्तान से अलग, मतलब इस पाकिस्तान से हम लोग हटना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी बहुत साथ देती है। 1971 में क्या हो जाता है? आज़ादी मिल जाता है। किसको? बांग्लादेश को। 16 दिसंबर 1971। आप सिंपल में ये समझिए कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ये जो पश्चिमी पाकिस्तान जो है से बहुत ही हे दृष्टि से देखता था। जितना राजस्व आता था सब ये उठा के ले जाता था, ठीक है ना। बड़े बड़े पोस्ट पर यहाँ पर लोग तैनात थे, यहाँ पर कोई भी बढ़िया पोस्ट पर तैनात नहीं था। मतलब बहुत बुरा स्थिति बना हुआ था, बड़ी इतना बुरा की मत कहिए। इसीलिए हम लोग भारत सरकार जो है, मतलब उस समय इंदिरा गांधी थे, तो इसको 16 दिसंबर 1971 को आजाद कर देता। उसी समय से पाकिस्तान को और गुस्सा हो जाता है कि भाई पाकिस्तान को दो टुकड़ा में बांट दिया भारत। पहले तो था पश्चिमी था यार और ये पूर्वी था, तब दो टुकड़ा में कर दिया। ये क्या हुआ? अलग पाकिस्तान बन गया, ये तो अलग हो गया और ये अलग देश बना दिया। तो इससे पाकिस्तान बड़ी गुस्सा होता है, वही लेकर जगह जगह पर अटैक करते रहता है। अगर तुम हमको दो टुकड़ा में तोड़े हो, एक अलग देश बना दिया मेरे ही हिस्सा से, तो हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो अभी तक लड़ाई झगड़ा वही से चलते रहता है, ये राज की बात है। तो इसका निर्धारण कितना हुआ था? 1971 में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ और विवाद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या क्या विवाद है, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। चलिए और विवाद हम लोग पढ़ते हैं। एक सियाचिन ग्लेशियर को भी लेकर विवाद है। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा सियाचिन ग्लेशियर। अब लिखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद। जैसे तो बाउंड्री हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन बाउंड्री है। लिखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद। देखिए पहला लिखिएगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसकी लेंथ कितना है? ग्लेशियर समझते ना, बर्फ का टुकड़ा बहुत बड़ा, ठीक है ना। इसका लेंथ जो है 72 किलोमीटर है। कहां पर स्थित है भाई? तो ये लद्दाख वाला एरिया में है। जैसे यहाँ पर ऐसे होगा ना भाई, इधर लद्दाख है, इधर क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो ये लद्दाख वाला एरिया में स्थित है। तो 72 किलोमीटर। अगर इसका चौड़ाई पूछे सियाचिन ग्लेशियर का, तो आप 2 से 8 किलोमीटर है। 2 से 8 किलोमीटर। ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है ना। पहले भारत सरकार के सैनिक जो थे यहाँ पर नहीं रहते थे। कोई सोचता था भाई यहाँ पर से कौन आवेगा, यहाँ से चढ़ के, भाई पाकिस्तान लोग, मतलब आतंकवादी लोग, चाहे वहां के आर्मी लोग, कौन इतना चढ़ के इधर आके अटैक करेगा। लेकिन एक बार ऐसा घटना घट गया कि पूरा यहाँ से लोग आ जाते हैं। अभी भी आ जाते हैं, तो उसको तो संरक्षण करना बहुत जरूरत है भाई। तो अभी भी यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पर लोग 72, आप देखिए 5700 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। वहां पर टेम्परेचर भी मतलब माइनस में चल रहता है, -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। बड़ी कठिनाई से लोग वहां पर रहता है। इसकी चौड़ाई कितना है? इतना। अब इससे एक नदी निकलती है, एक नुब्रा नदी निकलती है। इससे एक प्रश्न भी बना भी हाल ही में आईएएस में पूछा कि नुब्रा नदी कहां से निकलती है? तो सियाचिन ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से। अब देखिए हुआ क्या इसमें। अब विवाद का कैसे मुद्दा बना, विवाद का कारण कब बना, विवाद का कारण अब बताइए। ये तो भारत में पड़ता था, लद्दाख वाला में, तब विवाद इसको कैसे बन गया भाई? तो 1984 में विवाद हो जाता है। अब देखिए विवाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के सरकार जो था से कुछ पैसा लेकर विदेशियों को यहाँ पर जाने की इजाजत दे दिया। पर्वतरोही जो होते हैं ना, जो यहाँ पर घूमने फिरे, पर्वतरोही मतलब चढ़ने के लिए यहाँ पर इजाजत दे दिया पाकिस्तान।
उसको मतलब उन लोगों को क्या पता भाई कि भारत का हिस्सा है कि इसको हिस्सा है। जब दे दिया कि जो चाड़ो कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग पैसा भी दिया था, तो खूब उसको पाकिस्तान के रेवेन्यू प्राप्त हुआ, कम से कम $1 मिलियन इसको पूरा प्राप्त हुआ विदेशी लोग के द्वारा। तब जब इस यहाँ पर पता चला 1984 में भारत सरकार को कि पाकिस्तान ने तो कई लोग को यहाँ पर पर्वतारोहियों को ऑर्डर दे दिया है, चढ़ रहा है, खूब रेवेन्यू कमा रहा है, तब ऐसी स्थिति में भारत सरकार यहाँ पर आपत्ति जताई भाई, कैसे तुम कैसे कर सकते हो, ये भारत का हिस्सा है। अब यहाँ पर ठीक है, वो तो ठीक है भारत का हिस्सा है, और कहा गया पाकिस्तान की, और यहाँ पर आर्मी लोग को तैनात करते रहा, मतलब धीरे धीरे इस पर कब्जा करना शुरू कर लिया। तब ऐसी स्थिति में भारत सरकार थोड़ी ना चुप रहेगा, है वो तो मार के खदेड़ में करेगा, थुर थुर के मारेगा। तब इसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार के जो आर्मी थे उन लोग एक ऑपरेशन चालू करते हैं, ऑपरेशन मेघदूतम। ऑपरेशन मेघदूतम के तहत यहाँ पर लोग जाते हैं और जितने भी पाकिस्तानी वहां पर थे, मतलब आर्मी लोग वहां पर मौजूद थे, सबके मार धर के खदेड़ के भगाया। तब से ये विवाद का केंद्र बन जाता है। तो प्रश्न अगर बोल सकता है कि इस मेघदूतम ऑपरेशन जो है से किससे संबंधित है भाई, तो सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। 1984 में ऐसे घटना घटा था। तो यहाँ पर 1984 में विवाद आया भाई, तो इसको एक यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन मतलब समझ रहे, खत्म करने के लिए ना, तो ऐसा नहीं समझिए कुछ है, मेघदूतम ऑपरेशन। इस मेघदूतम ऑपरेशन के तहत जितना भी वहां पर पाकिस्तानी आर्मी थे सबको खदेड़ खदेड़ के भारत सरकार, मतलब आर्मी लोग मारे। फिर अभी कब्जा किसका है भाई, भारत सरकार का कब्जा है, भारतीयों का कब्जा है, ठीक है ना। अभी भी यहाँ पर तैनात है, बड़ी बुरी हालात होता है वहां पर जो रहते हैं, जो बीएसएफ वाले लोग रहते हैं, बड़ी अच्छा से नहीं है, उन लोगों का कंडीशन भी एकदम खराब है। इस पर कोई भारत सरकार ध्यान भी नहीं देता है। थोड़ा मोड़ा अभी हाल ही में कैग का रिपोर्ट आया था, तो पता चला कि लोग अच्छा से खाना नहीं मिलता। ये तो गलत है, सबको मिलना चाहिए, काहे कि मेन तो यही रक्षा कर रहे हैं देश को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सियाचिन ग्लेशियर हम लोग समझ गए कि ये विवाद का मुद्दा था। इसके बाद अब हेडिंग डालिए कच्छ। अब एक हेडिंग डालिए, दूसरा विवाद है सर क्रिक का विवाद। सर क्रिक का विवाद। अब डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछेगा कि सर क्रिक का विवाद किन दो देशों के बीच है भाई, तो लिखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच ये भी विवाद है। अब समझेंगे सर क्रिक कहां पर है। तो कभी आप लोग पढ़े होंगे कि भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु जो है से सर क्रिक है या गौर माता है, वहीं पर है, ठीक है ना। तो वहीं पर सर क्रिक है, तो भारत और पाकिस्तान इसको भी लेकर लड़ते झगड़ते रहता है। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम समझा देते हैं कैसा होता है सर क्रिक। इसको मिटा देते हैं। देखिए ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ये गुजरात है ना, ऐसे ऐसे है ना, ये गुजरात वाला क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पर इधर तो पाकिस्तान लगा हुआ ऐसे से पूरा, है ना, पाकिस्तान लगा हुआ। तो यहाँ पर एक जगह स्थित है सर क्रिक। अब इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, ऐसा समझिए कि इधर जो है से इधर पाकिस्तान पूरा है, तो इसका सिंध प्रांत है। कौन प्रांत है, सिंध प्रांत। तो आप ऐसा समझिए कि ये पूरा स्थल इतना बड़ा है सर क्रिक, थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। ये 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब ये जो है से सिंधु नदी के मुहाना पर स्थित है सर क्रिक। इधर गुजरात, इधर क्या है भाई, सिंध प्रांत, मतलब कि पाकिस्तान। अब ये जो सर क्रिक वाला इलाका है, सर क्रिक का जो इलाका है ये एक दलदली इलाका है, दलदली इलाका है। अब देखिए विवाद ये होता है कि भारत सरकार इसको दलदली इलाका मानता है और पाकिस्तान जो बोलता है कि नहीं एक प्रकार का ये झील है। ये क्या है भाई, झील है। तो झील है तो ये मानता है कि भाई झील है तो ये प्राकृतिक संसाधन है, तो बराबर हिस्सा में बंटना चाहिए। लेकिन भारत सरकार हमेशा खारिज करता है कि नहीं ये दलदली भाग है,
ये झील नहीं है तो भी एक विवाद का कारण बन रहता है। अब ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहा तो एक समय ऐसा हुआ कि 1968 में ये केस जो चल गया इंटरनेशनल न्यायालय में चल गया। इंटरनेशनल न्यायालय वाला बोला कि 90% जो भाग होगा से भारत को होगा और 10% होगा से पाकिस्तान का होगा। अब बताइए यहाँ पर भेदभाव कर दिया। अब तो पाकिस्तान नहीं माना भाई कि भाई 90% भारत को मिल गया और 10% हमको मिल रहा है। लेकिन एक उससे विवाद का कारण बना हुआ अभी भी पाकिस्तान नहीं मानता, इसको एकदम सिरे से खारिज कर देता है कि नहीं ऐसे नहीं है। लेकिन क्या चलते रहेगा। अब देखिए कब मैटर ये सोल्व होता है कोई पता नहीं है। तो सबसे पहला बात कि सर क्रिक किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है भाई, तो भारत और पाकिस्तान। सर क्रिक क्या है भाई, एक दलदली क्षेत्र है। भारत सरकार इसको दलदली मानता है और उसको क्या मानता है, पाकिस्तान एक झील वाला इलाका मानता है। जब बंटवारा हुआ तो 1968 में इंटरनेशनल न्यायालय का जब आया डिसीजन तो बोला गया कि 90% भारत के कब्जा में होगा और 10% किस में होगा, इसमें होगा, पाकिस्तान में होगा। अच्छा ये सबसे बड़ी बात है कि सर दलदली है, चलिए ठीक है दलदली है चाहे झीलें है जो भी है, तो भाई देना चाहिए था भारत को कि दू क्या होगा, दलदली है दलदली रहे, चाहे पाकिस्तानी को देना चाहिए भारत को कि भाई दलदली है हम क्या करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सर क्रिक वाला इलाका जो है, जो दलदली क्षेत्र है, तो यहाँ पर मछली बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। और दूसरी बात खनिज संपदा मतलब तेल का भी बढ़िया यहाँ पर रिसोर्स है, इसलिए कोई एक दूसरे को देना चाहता है। अब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर मछुआरा गया मछली उछली पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए, तो थोड़ा बड़ा जैसे पार्ट से बटा हुआ है तो कुछ भाग को अगर अंदर चल जाता है, पाकिस्तान वाले एरिया में चल जाता है, तो उसको पकड़ के लेके चल जाता है जेल में। उन लोग को थोड़ी ना पता है कि कौन लाइन ऐसे गुजरा हुआ है, कितना पर गुजरा हुआ है, कोई उन लोग को तो पता नहीं चलता है। बेचारा मछुआरा लोग कभी उसको पकड़ के लेके चल गया, पाकिस्तान लोग वाला पकड़ लेके चल गया। और पाकिस्तान वाला मछुआरा मान लीजिए कि भारत में एंटर करता है, थोड़ा बड़ा क्रॉस लाइन कर देता है, तो भारतीय लोग पकड़ के लेके आ जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। ऐसा ही विवाद चलते रहता है, चल रहा है से चल रहा है। ये भारत और किसका हो गया, पाकिस्तान के बीच विवाद देखिए, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग दो ही चीज याद रखिएगा, है ना, एक पीओके के बारे में बता दीजिए और सर क्रिक के बारे में बता दिए। कौन रेखा गुजरता है भाई, तो रेड क्लिफ लाइन। ऐसे तो बहुत इसको गहराई से पढ़ना है, हिस्ट्री में जब पढ़िएगा तो बहुत गहराई से पढ़ना है, लेकिन हम लोग को भूगोल में इतना ही जानना है, बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं लिखिएगा भारत और चीन। अब सुनिएगा भारत और चीन के बीच सबसे पहले तो हम लोग सीमा रेखा बात करेंगे। तो भारत और चीन के बीच अगर सीमा रेखा कहे के बीच सीमा रेखा, तो कौन है भाई, मैक मोहन है, मैक मोहन लाइन। अब इसको देखिए याद रखिएगा कि मोहन कहाँ के नाम है, भारत की। मैक मतलब बनाना, सबसे ज्यादा कौन बनाता है प्रोडक्ट भाई, तो चाइना बनाता है। तो मैक मोहन लाइन भारत और चीन के भी तो अलग ट्रिक होगी। अब समझिएगा कहां से कहां है, तो देखिए ये वाला जो है आप आ जाइए यहां तक, ठीक है, और इधर से थोड़ा सा सिक्किम भी टच करेगा ऐसे, है ना, और ये वाला, तो ये पूरा जो लाइन यह देख रहे हैं और यहां से यहां तक जो ऐसे देख रहे हैं, ये जो लाइन है से क्या है, मैक मोहन लाइन है। अब दूसरी बात, इसका तिथि अगर पूछिए कब इसको निर्धारण किया गया था, तो हम लोग बोलेंगे 1914 में। कोई अंग्रेज अधिकारी, मैक मोहन नाम के अंग्रेज अधिकारी इसको बनाया था, ठीक है, निर्धारण किया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मैक मोहन लाइन। तो आज के बाद इसको जरूर याद रखिएगा। अब इसमें विवाद समझिए कि भाई भारत और चाइना के लेकर विवाद क्या है, हमेशा हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। हाल ही में भी यहाँ पर घटना घटी थी। तो सबसे पहले विवाद इसमें समझेंगे, विवाद। अब विवाद क्या है, तो पहला हेडिंग डालिएगा अक्साई को चीन को लेकर, अक्साई चीन को लेकर। अब देखिए क्या हुआ, अभी बताएं कि ये वाला पूरा जो भाग है लद्दाख वाला था, इधर जम्मू कश्मीर था, तो ये लद्दाख वाला जो ऊपर ऐसे निकला हुआ ये वाला, तो ये वाला भाग को कब्जा कौन कर लिया, चाइना कर लिया। लेकिन भारत सरकार को पता नहीं था।
आजादी के बाद कब्जा किया था, यहाँ से एक रोड ऐसे गुजार दिया। तो कुछ दिन के बाद पता चला अब भाई जंगली इलाका, यहाँ पर कोई रहता होता नहीं, पहाड़ी उहाड़ी वाला है, तो यहाँ पर रहता नहीं था, और इतना भाग कब्जा कर लिया। ऐसे धीरे धीरे कब्जा करते 1962 में वो ज्यादा कर लेता है पूरा, मतलब इतना कंट्रोल कर लेता है। पहले धीरे थोड़ा सा कब्जा था, लेकिन 1962 में युद्ध में और ज्यादा कब्जा हो गया। अब देखिए कब्जा ये वाला हो गया है, वैसे एक रास्ता भी ऐसे निकाल दिया था। अब बताइए, अब यहाँ से लेकर इधर अक्साई चीन हो गया, इधर कौन हो गया भाई, ये अभी चाइना कब्जा में है। तो भारत और देखिए ये वाला के बीच दोनों में एक क्या है भाई, सीमा रेखा निर्धारित कर दिया गया है। इसको बोलते हैं क्या, एलएसी बोलते हैं। मतलब अक्साई चीन का कितना कब्जा है भाई, 37,555 किलोमीटर स्क्वायर कौन कब्जा कर लिया है भाई, चाइना कर लिया है। अब इसमें एक सीमा है, रेखा है, उसका नाम क्या है, एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी यहां पर हाल ही में घटना घटा था, जो गलवान घाटी वाला यहीं पर घटा था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रक रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो भारत सरकार अक्साई चीन को लेकर हमेशा विवाद में रहती है। मतलब भारत सरकार सोचती है कि इसको हम कब्जा कर ले भाई, और चाइना वाला छोड़ नहीं रहा है, तो बड़ी गर्म मुद्दा है। अब देखिए कब क्या होता है। अब मोदी जी है तो कुछ तो लगता है कि हो जाए, लेकिन अभी हमको नहीं लगता है। अगर ये कब्जा में है तो कब हम लोग के हाथ में आएगा कोई पता नहीं चल रहा है। ये कब्जा कब किया था भाई अक्साई चीन को, इसको भी लिख लीजिए, अक्साई चीन पर कब्जा ये 1962 में, पहले ही से था लेकिन पूर्ण रूप से कितना में कर लिया, 1962 के जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच, जिसमें भारत हार भी गया था, तो उसी समय ये कब्जा कर लिया था। एक तो ये विवाद है ना, और दूसरा विवाद यहां पर था 2017 में चला था एक। यहां पर देखिए ये आपका भूटान है, ठीक है ना, अब भूटान है, और यहां पर था डोकलाम, एक पठार था डोकलाम, डोकलाम पठार, कौन पठार था भाई, डोकलाम। ऐसा करते इसको फिगर यहां पर बनाते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा। ये अक्साई चीन वाला विवाद देखनी आप लोग। अब लिखिएगा डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद, डोकलाम विवाद है। डोकलाम विवाद हैंडल जैसे देखिए ये वाला, इतना ऐसे समझिए, ये आपका हो गया भूटान, ऐसे मानिए कि ये भूटान है, क्या है भाई, भूटान, इधर ऐसे भारत है, ठीक है। तो यहां पर एक डोकलाम प्लेटू है यहां पर, ठीक है, इसको बोलते हैं डोकलाम। ये 2017 में घटना घटा था, डोकलाम पठार, ठीक है ना। अब ये हुआ, चाइना ये सोचा ये अधिकार किसको में, भूटान के अधिकार में आता है। डोकलाम जो पठार है से भूटान के अधीन था, तो चाइना ये सोचा कि इसका एक शहर यहाँ पर था यांगडोंग, देखिए नाम भी ऐसा है, यांगडोंग शहर था। तो सोचा कि इसको कनेक्ट कर दे, यहाँ से यहाँ 12 किलोमीटर इसको पड़ता था। सोचा कि यहाँ से यहाँ अगर इसको कनेक्ट, इस पर अगर अधिकार हो जाएगा तो इधर भी अधिकार करना आसान हो जाएगा। उसको कहेगा देखिए भारत ऐसे पड़ता है भाई, अगर यहाँ तक चाइना आ जाता तो समझ रहे हैं हमेशा यहाँ पर विवाद का और मुद्दा बन जाता। कल ये रास्ता भी पूरा कर देते, इधर से हम लोग मिल जा नहीं पाते, ठीक है ना, बड़ी दिक्कत हो जाता। अब यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर पड़े होंगे नाथुल्ला दर्रा, यहाँ पर एक नाथुल्ला दर्रा पड़े होंगे सिक्किम में, नाथुल्ला दर्रा। तो इसी दर्रा से डोकलाम हो, इस अगर डोकलाम हम लोग को पहुंचना है तो इस दर्रा से आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ आपको 15 किलोमीटर पड़ती, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ 15 किलोमीटर ही पड़ता है, अगर थोड़ा सा ऊपर बनाए तो अच्छा रहेगा। ये 15 किलोमीटर पड़ता है।
अब हुआ क्या भाई 15 किलोमीटर कि इस भाग पर जो भूटान के कब्जा में कौन था, डोकलाम पठार, इसको पर कब्जा कौन करना चाहता था, ये चाइना कब्जा करना चाहता था। तो अगर यहाँ तक कब्जा कर लेंगे तो हम भारत को बढ़िया से हरा सकते हैं। अगर इसको मान लीजिए इसको हम लोग छेक लेंगे, अगर यहाँ पर आ जाता है तो जानते हैं यहाँ से गोलाबारी करता है, ये 34 किलोमीटर ये पड़वे करता है। अगर इस पर कब्जा कर लेगा तो ये पूरा वाला भाग जो है से भारत से हटने जाएगा, ये पूरा वाला भाग जो है भारत से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर यहाँ तक चाइना आ जाता है तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत दिन तक ये विवाद चलते रहा। अब थोड़ा सा इसमें लिखिएगा और कुछ पॉइंट भी लिखा देंगे कि डोकलाम पठार जो है किसके अधीन है भाई, तो भूटान के अधीन है, भूटान के अधीन है। अब इसका अगर लोकेशन पूछे, अधीन है कि स्थित कहाँ है भाई, तो चुंबी घाटी में है। एक चुंबी घाटी है वहां पर, चुंबी घाटी, घाटी समझ रहे हैं ना, दो पर्वतों के बीच वाला जो होगा ना रास्ता, वही घाटी हो गया, जगह और घाटी हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न देता है कि चुंबी घाटी जो है से त्रिबिंदु पर स्थित है, त्रिबिंदु पर स्थित है। अब त्रिबिंदु मतलब क्या हुआ भाई कि एक तो चीन से लगा हुआ है, एक तो भूटान से लगा हुआ है, और एक तो क्या है भाई भारत से लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर ये चुंबी घाटी ऐसे है, ये इधर तो चाइना भी टच कर जाता है, इधर भारत भी टच कर देता है, इधर भूटान भी टच कर जाता है। तो डोकलाम कहाँ पर स्थित है भाई, चुंबी घाटी में, ठीक है। किसके अधीन में है, किसके अधीन में है, नेपाल सॉरी भूटान के अधीन में है। ये विवाद चलते रहा, कुछ दिन के बाद क्या हो गया, सोल्व हो गया। भारत जब यहाँ पर एक्शन ले लिया भूटान के साथ मिल के, तो थोड़ा सा मैटर क्या हो गया, सोल्व हो गया। अगर यहाँ पर देखिए भूटान पर मतलब भूटान वाला पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन भारत यहाँ पर आ गया। अगर भारत नहीं आता तो बड़ी दिक्कत हो जाता है, कि यहाँ पर अगर चाइना यहाँ पर पहुंच जाता तो दिक्कत था ना। तो इस तरह से हम लोग डोकलाम विवाद को समझे। अब इसके बाद कुछ और विवाद है। देखिए ये चाइना ये कहता है कि जो भारत में सिक्किम का जो विलय हुआ है 1975 में, जो पहले ये अलग सिक्किम था, ठीक है ना, 1975 में इसको पूर्ण राज्य की दर्जा मिला। तो चाइना मानता है कि यहाँ के शासक को जबरदस्ती भारत सरकार जो है से दबाव में लाके अपने अधीन कर लिया है। तो यह विवाद वाला स्थल मानता है कि ये भाई मेरा कब्जा में होना चाहिए था। और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश देखते हैं ये वाला, अभी ये बोलता है अरुणाचल प्रदेश को ये मेरा हिस्सा है, ये अपना राज मानता है, समझिए कि अपना प्रांत मानता है ये अरुणाचल प्रदेश को। इसीलिए यहाँ पर विवाद का अरुणाचल प्रदेश भी क्या है, विवाद का एक कारण बना हुआ है। अब देखिए अब ऐसा विवाद क्यों मानता है भाई, ये बोलता है कि जो मैकमोहन रेखा जो निर्धारित हुई थी 1914 में, अंग्रेज लोग गलती किया था, यहाँ से नहीं होगा, ऐसे होना चाहिए, इतना भारत इधर रहता, उधर पूरा चाइना का कब्जा में रहता। तो अभी भी ये विवाद का कारण है। तो विवाद में देख लीजिए सिक्किम को भी विवाद मानता है, अरुणाचल प्रदेश को विवाद मानता है, कल कहेगा पूरा विवाद होता है, तो ऐसे थोड़ी चलता है। इसीलिए घुसा-घुसी होता रहता है, मारपीट चलते रहता है। और देखिए कब ये मैटर सोल्व होता है ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अभी हाल ही में आप न्यूज में पढ़े होंगे कि नेपाल के साथ भी विवाद बना हुआ था। ये बड़ा नेपाल शांत रहता था, हम लोग बढ़िया मित्रता रखते थे, लेकिन हुआ क्या, ये चाइना थोड़ा सा आके इसको हुरियावित रहता है, आके कहते रहता है, मतलब कुछ कुछ मतलब परेशान करो भारत को, ठीक है ना। तब क्या किया ये नेपाल कि ये एक नया नक्शा जारी किया, थोड़ा समझ लीजिए, एक नया नक्शा जारी किया। और उत्तराखंड में 3 स्थल था, यहाँ पर उत्तराखंड ऐसे जान रहे हैं, एक लिपिया धूरा और काला पानी और लिपू लेक, ये तीनों को अपने हिस्सा में दिखा दिया। तो भारत सरकार बड़ी आपत्ति जताया। ये जानते हैं किसको थी दबाव में, ये चाइना बोला कि जाओ इसको ऐसे करो, ये अपना एक नया नक्शा जारी, अभी बड़ी चाइना के अधीन सट के चल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है। अगर अभी बताइए अगर इस सट के चलेगा तो इसको बड़ी हानि होगा। तब थोड़ा सा नेपाल साथ विवाद देख लीजिए, नेपाल तथा भारत के साथ विवाद।
तो अभी 3 जगह था, मतलब नेपाल ने नई मैप जारी की, मानचित्र जारी किया। अब इस चित्र जारी किया तो इसमें 3 जगह, 3 स्थल जो था, एक था काला पानी, उत्तराखंड में पड़ेगा, लिपिया, धूरा, और एक है लिपू लेक, लिपू लेक। ये तीनों स्थल को, ये तीनों जगह को नेपाल अपना मैप में दर्शा दिया कि ये किसके कब्जा में है भाई, नेपाल के अधीन होगा। अब इससे में विवाद का कारण बना हुआ। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि काला पानी कहाँ पर पड़ता है भाई, तो उत्तराखंड में। कहे कि काला पानी की सजा हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप में भी दिया जाता था, ठीक है ना। पूछ सकता है कि लिपिया धूरा कहाँ पर है, लिपू लेक कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। कहे कि हाल ही का चर्चा, ये करंट अफेयर का मुद्दा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीमा रेखा विवाद तो देख ही लिए, और कोई तो नहीं है, और कुछ तो इसमें भारत हो गया, चाइना के साथ हो ही गया, पाकिस्तान के साथ हो ही गया। अब एक ऐसे बांग्लादेश के साथ है तो नदी को लेकर है, तीस्ता नदी को लेकर विवाद होता है। तो जब हम लोग नदी तंत्र पढ़ेंगे तभी उस समय पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक और यहाँ पर एक द्वीप है, न्यू मूर द्वीप, इसको याद रखिएगा। कहाँ पर स्थित है भाई, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये अभी पहले था पाकिस्तान के इसको कब्जा में, बांग्लादेश के कब्जा में, ठीक है ना। लेकिन अदला बदली होकर कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दे दिया, पाकिस्तान जो था, बांग्लादेश जो था से भारत को दे दिया, तो ये भारत के अधीन हो गया, ठीक है ना। तो न्यू मूर द्वीप अगर पूछेगा कहाँ पर है, तो अरे कौन खाड़ी है भाई, क्या बोलते हैं इसको, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और किसके अधीन है भाई, तो ये भारत के अधीन है। तो इस तरह से हम लोग पूरा विवाद को समझे, है ना। ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग को उतना काम का, जितना काम का उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा, नोट भी बढ़िया से बना लीजिए, यहाँ से सवाल आता है, इस सब की जानकारी भी होना बहुत जरूरत है। तो पूरा इंडियन ज्योग्राफी में एक टॉपिक और बचा हुआ है, जो हम लोग सिलेबस लिखाए थे उसमें एक बचा और हुआ है कि जल क्षेत्र क्या होता है। तो जल क्षेत्र को पढ़ते हैं, उसके बाद पूरा चैप्टर को एंड करते हैं, ठीक है ना। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है, उसको भी हम लोग बात कर लेंगे। लिखिएगा, भारत का जल क्षेत्र। अब सब पढ़ लिए, तो ये थोड़ा सा बचा हुआ, तो इसको कहे छोड़े भाई। देखिएगा, भारत का जल क्षेत्र। अब समझिए इसमें भारत का जल क्षेत्र में क्या पढ़ना है। तो एक हम थोड़ा मैप बना लेते हैं, इसको हम लोग को नीचे के काम है। ये दक्षिण भारत, या इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। अच्छा, एक प्रश्न देता है कि प्रायद्वीप क्या होता है भाई, ये पूछा हुआ है। तो जो 3 ओर से, वह स्थल जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इसलिए इसको भाग को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। इधर तो जान रहे हैं वो है, हम लोग जल क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले ये समझिए, जैसे देखिए इधर वाला जो एरिया जो है सर कटा छटा ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें भी पानी ऐसे घुसल होगा भाई, है ना। अच्छा, जल क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं कि नीचे तो इधर क्या है भाई, अरब सागर, ये है अरब सागर। इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये क्या है आपको नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर। थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। तो इधर बंगाल की खाड़ी है। अब समझिएगा, हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे लाइन खींच दीजिए। ये लाइन को, इधर पानी भरा हुआ है, ये मेन स्थल ये है, इसमें पानी भरा, तो इसको बोलते हैं आधार रेखा। समझ में आ जाएगा, आधार रेखा। ये लाइन को डॉट 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 डॉट, ये भरा हुआ पानी को बोलते हैं आंतरिक जल, आंतरिक जल।
अब ऐसा समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जल का भी विभाजन होता है कि भारत सरकार कहाँ तक जल का उपयोग करेगा। जैसे इधर मान लीजिए इधर पूरा तो सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, तो अरब सागर है, तो कितना तक भारत के कब्जा में रहेगा स्थल, कहाँ तक भारत सरकार के लोग मछली यहाँ पर पकड़ेंगे, कहाँ पर अनुसंधान कर सकते हैं, कहाँ पर से खनिज संपदा निकाल सकते हैं, कहाँ पर से पेट्रोलियम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दूसरा देश वाला भी हिस्सा में चल जाएगा तो दिक्कत है, पकड़ के डाल देगा। तो इसको हम लोग 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। मतलब जल क्षेत्र को बंटवारा कर रहे हैं हम लोग। कैसे कैसे बंटवारा होता है, तो पहला है प्रादेशिक जल सीमा। आपको अगर प्रश्न पूछेगा कि प्रादेशिक जल सीमा कितना होता है, तो आप पहले इसको बेसिक समझ लीजिएगा। 1 नॉटिकल मील बराबर, पहले समझिए 1 नॉटिकल मील या समुद्री मील, 1 समुद्री मील बराबर होता है इतना मीटर, लगभग इतना किलोमीटर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, मतलब यहां से यहां 12 नॉटिकल मील चल जाइए, मतलब 1.825 किलोमीटर। इतना नॉटिकल मील जो है, 12 नॉटिकल मील जो है, नॉटिकल मील जो है, ये वाला क्षेत्र को बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। तो इसकी लंबाई कितना होता है, अगर लंबाई पूछेगा तो आप बोलिएगा 12 नॉटिकल मील। अब इसमें क्या होता है भाई, तो भारत सरकार का पूर्ण अधिकार होता है, पूर्ण अधिकार होता है। अब पूर्ण अधिकार मतलब कि इस क्षेत्र तक लोग मछली उछली पकड़ सकते हैं, घूम सकते हैं, मतलब इधर उधर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई यहां से पकड़ के दूसरा देश वाला लेके नहीं जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा, ठीक है ना। यहीं से मछली उछली लोग पकड़ता है ऐसे। दूसरा, आप डायरेक्ट इसको याद रखिएगा कितना होता है। दूसरा होता है संलग्न सीमा, कि भारत सरकार का संलग्न सीमा कितना है, संलग्न सीमा। तो संलग्न सीमा में आप देखिएगा, समझिएगा, यहां से लेकर, मतलब इस आधार रेखा से लेकर 24 नॉटिकल मील, मतलब 12 किलोमीटर से 24 किलोमीटर चल जाइए, मतलब बीच में जो 12 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा, नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होगा, नॉटिकल माइल्स का, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा भाई, संलग्न सीमा। तो इसका कितना लेंथ होता है संलग्न लंबाई का, लंबाई अगर पूछे तो डायरेक्ट हम लोग कहेंगे इसका दुगना हो जाता है, 24 नॉटिकल मील। मतलब कि इस आधार रेखा से लेकर यहां तक का क्षेत्र जो है से क्या कहलाता है, संलग्न क्षेत्र। मतलब 12 किलोमीटर, बीच वाला जो 12 किलोमीटर ये वाला क्षेत्र है, लेकिन नापते यहां से तो कितना, 12 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, मतलब यहां से डिस्टेंस देखा जाता है 12 से, तो ये वाला बीच वाला, लेकिन ऐसे आधार रेखा से लिखते थे, डायरेक्ट हम लोग 24 नॉटिकल मील लेते हैं। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर सीमा शुल्क लिया जाता है, सीमा शुल्क, सर्व सफाई, साफ सफाई भारत सरकार ये सब करवाती है, सफाई करवाती है। ऐसे समझिए कि कोई मान लीजिए दूसरा देश के जहाज, मतलब नौ अगर प्रवेश यहाँ करके आना चाहता है, मान लीजिए विशाखापट्टनम बंदरगाह पर कहीं पर उतरना चाहता है, तो सबसे पहले तो इधर से गुजरवे करेगा। तो जब यहाँ से गुजरेगा तो पहले यहाँ पर उसको सीमा शुल्क देना पड़ेगा, तब आगे क्या होगा, जाने का उसको इजाजत मिलेगा। इसके बाद होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इसका याद रखिएगा, ये होता है 200 नॉटिकल मील। मतलब यहां से लेकर, मतलब यहां से चलेंगे तो यहां से लेकर जहां पर मान लीजिए यहां तक 200 किलोमीटर आवेगा, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो 200 नॉटिकल मील जो होगा, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा भाई,
अन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब कुल मिलाकर आप इसको घटाइएगा तो 176 किलो नॉटिकल मील होगा। ये 176 किलोमीटर नॉटिकल जो मील होगा वो वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, अन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें नए नए अनुसंधान करना है, खनिज संपदा को खोज करना है। मान लीजिए एक नया द्वीप बनाना है, भारत सरकार को एक कृत्रिम द्वीप बनाना है तो यहाँ पर बना सकता है, इसमें कोई रोक ठोक नहीं है, बस इतना ही क्षेत्र आता है। तो इसमें क्या कार्य कर सकता है भाई, तो नए द्वीप का निर्माण हो सकता है, इसमें अनुसंधान कर सकता है। मान लीजिए कुछ यहाँ पर जाके खोज उज करना है, अंदर जाना है, खोज करना है क्या क्या मटेरियल है तो यहाँ पर देख सकता है। कोई मान लीजिए यहाँ पर द्वीप मतलब कि मान लीजिए किसी ऐसा पशु उशु को रखना है, चाहे कुछ रखना है तो यहाँ पर एक नया द्वीप बनाकर यहाँ पर घेराबंदी लगा दे वहाँ पर रख सकते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है। डायरेक्ट आपको सवाल पूछेगा प्रदेशी सीमा कितना होता है, संलग्न सीमा कितना होता है, अन्य क्षेत्र सीमा कितना होता है, तो 200 नॉटिकल। आपको तो अंदर वाला बात बता दिए पूरा थी। अब एक 2 पॉइंट और है, ये ऐसे पूरा समझिए कि टॉपिक आपका पूरा खत्म हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण थोड़ा 2-4 वो टॉपिक है उसको तो अपने साफ कर सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3287,263 है। क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से कैमा है तो दूसरा है, जनसंख्या का परसेंट बोलेगा तो 17.5% है। लेकिन एक प्रश्न और देता है, उसको हम लोग कर लेते हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे छोटा राज्य कौन है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, इसको सजा के लिखिए। तो देखिए थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, ये अदर पॉइंट हम बता रहे हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा, सबसे बड़ा राज्य वाला को आप लिखिएगा राम महान है। तो देखिए लिखिएगा राजस्थान जो होगा से प्रथम स्थान पर होगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से लिख लीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद चौथा में आता है यूपी। तो इसको लिख लीजिए, पहला में लिखिएगा राजस्थान, दूसरा में लिखिएगा मध्य प्रदेश, तीसरा में लिखिएगा महाराष्ट्र और चौथा में लिखिएगा यूपी। अब अगर छोटा पूछे कि छोटा राज्य कौन है तो सबसे जान रहे छोटा गोवा है, का उसमें 2 ही जिला है, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। तो आप इसको याद रखते हैं जीएसटी नाग, जीएसटी नाग याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक हो गया समझिएगा, जी से लिखिएगा गोवा है ना, इसके बाद थोड़ा सा कौन बड़ा है भाई, सिक्किम बड़ा है, इसके बाद कौन है, त्रिपुरा है, इसके बाद कौन बड़ा थोड़ा सा है, नागालैंड है। तो इस तरह से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 तक पूरा कंप्लीट किए और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। और जो शेष बचेगा इसमें और कुछ है 1-2 पॉइंट, तो वो हम लोग जब पार्ट 2 पढ़ेंगे, मतलब कि नया चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आवेगा। तो इसको आप लोग बढ़िया से देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या जल्दी हम पार्ट मतलब चैप्टर नंबर 2 लावे या ना लावे, कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो हम पार्ट 2 मतलब चैप्टर नंबर 2 जल्द ही लेकर आवेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।